जेएस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से आज से हम आपके लिए लाए हैं वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। इसके अंतर्गत जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन क्वेश्चन पेपरों को हम डिस्कस करेंगे। आज उसी क्रम में हम क्वेश्चन पेपर 2023 पर डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे साथ 24 घंटों में से 24 मिनट हमारे साथ गुजारते हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं बैक और फेल से। यूपी डीएलएड बहुत कठिन है, तो इसकी प्रैक्टिस निरंतर करते रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो देखिए आज की क्लास में होने वाला क्या है। जैसे कि ये प्रश्न पत्र 2023 है, इसको हम हल करेंगे। इसमें विकल्पों के साथ साथ दूसरे विकल्पों पर भी हम चर्चा करेंगे। इसमें देखिए इन विकल्पों के अलावा अति लघुत्तरीय प्रश्नों को कितने शब्दों में लिखना है और कैसे लिखना है, इस पर भी चर्चा होगी। इसके बाद जो आपके लघुत्तरीय प्रश्न हैं ये कितने रूप में लिखे जाएंगे, यानी कि कितनी लाइनों में इनका आंसर देना होता है। तो इस तरीके से सटीक चीजों को यहाँ पर बताएंगे और 1 बाय 1 करके जो है यहाँ से अपनी क्लास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये प्रश्न पत्र। तो सबसे पहले ये प्रश्न पत्र जो है वर्ष 2023 का है और वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का है। पूर्णांक इसका 50 नंबर का होता है और 2 घंटे का होता है। सबसे पहला प्रश्न बहुविकल्पीय है ये। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 में आप देखेंगे एमिल पुस्तक के लेखक हैं। तो एमिल पुस्तक के लेखक हैं रूसो। तो यहां पर एक जो है आपका क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसके अलावा जो 3 जो राइटर हैं तो उनके बारे में जानते हैं। एक है आपके कांट महोदय। कांट शिक्षा शास्त्री ने जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है आपकी क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, और प्लेटो ने लिखी है पुस्तक द रिपब्लिक, और अरस्तु ने जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है पॉलिटिक, यानी कि ये पॉलिटिक के भी जनक माने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से आपके 3 क्वेश्चन और कंप्लीट होते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 में सबसे पहले देखते हैं आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। तो आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री मारिया मोंटेसरी नहीं है। इसके अलावा बाकी सब क्या है, प्लेटो आपके आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री हैं और ये आदर्शवाद के जनक भी माने जाते हैं। पश्चिमी दार्शनिकों में ये आदर्शवाद के जनक माने जाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर आदर्शवादी और प्लस प्रकृतिवादी हैं और महात्मा गांधी आदर्शवादी प्लस प्रयोजनवादी हैं। तो पूर्ण रूप से जो है आदर्शवादी हैं वो प्लेटो हैं, रविंद्रनाथ टैगोर भी आदर्शवादी माने जाते हैं, महात्मा गांधी भी आदर्शवादी माने जाते हैं। लेकिन मारिया मोंटेसरी आधुनिक पद्धति जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था चल रही है उसकी जनक मानी जाती हैं। तो इसलिए इनके दर्शन में आदर्शवादिता की झलक नहीं दिखती। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है, यह कथन किसने कहा है? तो ये कहा है जॉन डीवी ने। जॉन डीवी ने यह कथन कहा है। इसके साथ साथ अगले लेखक देखते हैं, प्लेटो जो है शिक्षा शास्त्री, इन्होंने भी कुछ बोला होगा। तो प्लेटो ने कहा है कि सत्य विश्वास के साथ अगर तार्किक प्रमाण भी हो तो हम उसे ज्ञान कह सकते हैं। और इसके अलावा कांट महोदय क्या कहते हैं? कांट, इमैनुअल कांट कहते हैं शिक्षा का उद्देश्य किसी व्यक्ति को स्वतंत्र दृष्टिकोण से जो है कुछ सिखाना है। और इसके बाद अरस्तु तो फेमस कोटेशन है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, ये अरस्तु महोदय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रवज्ञा संस्कार होता है। तो प्रवज्ञा संस्कार आपका बोधकालीन शिक्षा पद्धति में होता है और बोधकालीन शिक्षा पद्धति में एक संस्कार और होता है। प्रवज्ञा संस्कार बोधकालीन शिक्षा में जब होता है जब बच्चा पढ़ाई के लिए शुरुआत में जाता है, यानी कि जो शुरुआती शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है। उसके बाद जब बच्चा 20 वर्ष का लगभग हो जाता है और वो भिक्षुक बनता है तो उस समय जो वो अगली पढ़ाई करने के लिए उसका जो है उपसंपदा संस्कार किया जाता है। तो बोधकालीन शिक्षा में अगला संस्कार, फेमस संस्कार क्या है? उपसंपदा संस्कार। इसी तरीके से गुरुकुल में भी संस्कार होते हैं। जब बच्चा घर पर शिक्षा प्रारंभ करता है उसको विद्या आरंभ संस्कार बोलते हैं। उसके बाद जब वो गुरुकुल में जाता है तो उसका उपनयन संस्कार होता है। और जब गुरुकुल से वो शिक्षा प्राप्त करके वापिस आता है तो उसे समावर्तन संस्कार बोलते हैं, समावर्तन संस्कार बोलते हैं। तो गुरुकुल के 3 संस्कार हुए। सबसे पहली शिक्षा जितनी पहला शब्द बोलना शुरू करता है विद्या आरंभ संस्कार। फिर जब गुरुकुल जाता है तो उपनयन संस्कार होता है गुरुजी के द्वारा, और शिक्षा प्राप्ति के बाद जो है समावर्तन संस्कार होता है गुरुकुल शिक्षा पद्धति में। और मुगलकालीन शिक्षा पद्धति में जो है जो मुख्य जो संस्कार है वो है आपका विद्या जब शुरू करता है, पढ़ाई शुरू करता है कोई बच्चा,
तो उसे बोलते हैं बिस्मिल्लाह संस्कार। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वैदिकालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता। तो देखिए, अपराध विद्या में इतिहास भी पढ़ाया जाता है वैदिकालीन शिक्षा पाठ्यक्रम में, और भूगर्भ यानी भूगोल की जानकारी भी दी जाती है, अर्थशास्त्र ज्ञान दिया जाता है, लेकिन नीति शास्त्र का ज्ञान वहां पर नहीं दिया जाता। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ। तो वो हुआ था 1937 में। इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर एक मैं आपको बता दूं, तो जैसे कि आप जानते हैं कि साल 1938 में डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इसका मकसद साल 1937 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक नेशनल एजुकेशन की सिफारिशों को लागू करना था। और इस समिति में ने साल 1939 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था और यह भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है मुख्य आधार बनी। यानी कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 1938 में एक समिति बनाई थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। उन्होंने जो है एक समिति ने जो रिपोर्ट दी, तो उसने वर्धा में जो आपकी बेसिक शिक्षा पद्धति थी, जो आपकी बेसिक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, वो 1937 में लागू की थी, जिसे वर्धा योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो उसी के बेस पे बाद में आके 1986 में जो बना आपका, वो बना आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी जो इंदिरा गांधी जी ने बनाई थी, तो 1986 में बनी थी। और ये तीनों सन जब 1937 में आपका वर्धा में अखिल भारतीय सम्मेलन की जो आयोजन हुआ ही था, 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, और 1938 में जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई थी। तो इसके बारे में यहाँ पर हमने व्याख्या की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे। तो मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र क्या क्या थे? तो मकतब और मदरसा जो थे मुगल काल में थे, लेकिन जो इसमें पूछा गया उच्च शिक्षा का केंद्र होता था मदरसा, और जो आपकी जो नीचे वाली शिक्षा होती थी यानी जो बच्चों की शिक्षा होती थी वो होती थी मकतब में। मकतब में शुरुआती शिक्षा होती थी जिसे आज हम बोल सकते हैं 1 से 5 तक की शिक्षा, और जो उच्च शिक्षा दी जाती थी वो मदरसे में दी जाती थी। प्रश्न नंबर 8 देंगे, बाल देवो भव यह शैक्षिक विचार किसका है? तो बाल देवो भव जो शैक्षिक विचार है वो है गीजूभाई विधेयका का। फ्रोवेल के जो विचार हैं और जॉन डीवी के जो विचार हैं और रूसो के जो विचार हैं वो अधिकतर हैं बच्चे को स्वतंत्र रूप से छोड़ो और बच्चे को प्रकृति की गोद में छोड़ो। और जॉन डीवी कहते हैं कि बच्चे को जो है कोई भी चीज क्रिया करके सिखाओ, खेल की विधि से सिखाओ। और फ्रोवेल कहते हैं बच्चे को करके सिखाओ, उसमें इन्वॉल्व करके सिखाओ। तो ये इनके विचार हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य विचारधारा थी बाल देवो भव वो थी गीजूभाई विधेयका की। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 8 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस। और 17 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय यादृच्छिक दयालुता दिवस। और 11 फरवरी को क्या मनाया जाता है? बालिका दिवस। तो इस तरीके से ये 3 चीजें और यहाँ पर आपको देखने को मिली। प्रश्न नंबर आप देखेंगे, युग धर्म कहा जाता है? तो युग धर्म जो कहा जाता है परिवर्तनमान मूल्यों को और शाश्वत मूल्य दोनों को जो है मिलाकर जो है युग धर्म कहा जाता है। दिवा स्वप्न, तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। 11वें क्वेश्चन को देखेंगे, दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए गीजूभाई विधेयका। इसके अलावा तो स्वामी विवेकानंद की जो फेमस पुस्तक थी वो थी राजयोग। राजयोग में उन्होंने एक फेमस कोटेशन थी, उठो जागो और तब तक नहीं रखो जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये स्वामी विवेकानंद की फेमस कोटेशन थी। इसके बाद महात्मा गांधी की जो फेमस बुक है वो है स्वराज। और इसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जो फेमस पुस्तक है वो है इंडियन फिलोसफी। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? तो हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। और यहीं पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि राष्ट्रभाषा का दर्जा अभी तक कोई सी भाषा को नहीं मिला है।
क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं। देखिए दूरवर्ती शिक्षा को मैं यहाँ शॉर्ट में समझा दूं, इसकी सभी जो टॉपिक्स हैं वो हम कवर कराएंगे आगे, लेकिन दूरवर्ती शिक्षा क्या होती है? जब आप कोई ऐसी शिक्षा प्राप्त करते हैं जो घर से दूर बैठकर, यानी कि अपने स्थान पर बैठकर अपनी नौकरी के साथ साथ या अपने काम के साथ साथ बिना किसी स्कूल जाए, बिना किसी संस्था जाए, आप घर बैठकर कोई भी शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उसे दूरवर्ती शिक्षा कहते हैं। इसमें आपकी पत्राचार शिक्षा भी आती है, इसके बारे में डीपली पढ़ाया जाएगा। आपकी दूरस्थ शिक्षा भी आती है और आपकी स्वतंत्र अध्ययन भी आता है। तो उपयुक्त तो सभी यहां पर ऑप्शन सही होंगे। अब आता है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। द्विमुखी प्रक्रिया जॉन्स एडम्स ने कहा है। एडम्स ने जो बच्चे को माना है कि एक तरफ शिक्षक है और एक तरफ बच्चा है, यानी कि सीखने वाला है, तो दो ध्रुव शिक्षा के माने हैं। वहीं उसमें तीसरा ध्रुव जोड़ दिया है सामाजिक अंतःक्रिया, यानी कि समाज, बच्चे के शिक्षक के साथ बच्चा, समाज और उसका समाज में जो उसका पाठ्यक्रम है या समाज है उसे कह सकते हैं, और बच्चा, तीन चीज। तो त्रिमुखी जो प्रक्रिया बताया है वो जॉन डीवी ने बताया है, अगले एग्जाम में आ सकता है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। जॉन डीवी की कोटेशन है ये, और फ्रोवेल और सुकरात ने जो है अपनी आदर्शवादी शिक्षा की बात की है। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता की शासन व्यवस्था है, किसने कहा है? फेमस कोटेशन है, जाना माना नाम, ऑप्शन नंबर ए अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने कहा है लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता पर शासन की व्यवस्था है। अब इनके बाद आपके आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्नों को यहां पर समझेंगे। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, किस तरीके से लिखना है, कितनी लाइनों में लिखना है, यहां पर स्पष्ट देख सकते हैं आप। वैदिक कालीन शिक्षा के अनुसार उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या है? डिक्टो जो आंसर में पूछा है वही बताना है, फालतू की हमें गप नहीं मारनी है, बीएड की तरह से यहां पर काम नहीं चलता। तो वैदिक कालीन शिक्षा के अनुसार उपनयन का शाब्दिक अर्थ नैकेट्यम प्रदान करना, अर्थात इसके द्वारा वेद अध्ययन का इच्छुक व्यक्ति वेद शास्त्रों में पारंगत गुरु आचार्य के शरण में जाकर एक विशेष अनुष्ठान के माध्यम से वेदाध्ययन की दीक्षा प्राप्त करता है। उपनयन संस्कार किया ही तभी जाता है जब गुरु के पास वो शिक्षा लेने के लिए जाता है, और गुरुकुल में जो है उसे वेदों का अध्ययन कराया जाता है। तो इसे जो है जब जो है उपनयन संस्कार होता है। अगला क्वेश्चन, जल संचयन की उपयोगिता बताइए। जल संचयन की उपयोगिता यह है, वर्षा जल एकत्र करके और बाहरी बाढ़ को रोकने के लिए तूफानी जल के प्रभाव को कम करके मिट्टी के कटाव और बाढ़ को खतरे को कम करता है। यानी जल संचयन की उपयोगिता क्या है? यह वर्षा का जल एकत्र करने में सहायक होता है और बाहरी बाढ़ की रोक के लिए तूफानी जल के प्रभाव को कम करके मिट्टी के कटाव और बाढ़ के खतरे को कम करता है। यानी कि सटीक शब्दों में सारी बातें संचित करके आपको बतानी है। अति लघुत्तरीय प्रश्न का यह मतलब नहीं होता, इसमें जो है इसी चीज को आप 3-4 पेपरों में गप मार सकते हैं, लेकिन यहां पर डिक्टो बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 18, शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कौन कौन से बिंदु आवश्यक हैं? तो यहां पर जो मुख्य बिंदु हैं, शिक्षा शास्त्रों को किताबों और वर्दी प्रदान करना और उनकी क्षमताओं के अनुसार शिक्षा शास्त्रों को संसाधन उपलब्ध कराना। अब इसमें संसाधनों में सारी चीजें आ गई, शिक्षक आ गए, बिल्डिंग आ गई, आपकी किताबें आ गई, आपका जो मानवीय संसाधन है, भौतिक संसाधन है, वो सारे कवर हो गए। तो ये ऐसे शब्दों में आंसर देना है जिसमें सारी चीजें कवर हो जाएं। बाल श्रमिक बनने के मुख्य कारण क्या है? तो बाल श्रमिक बनने के मुख्य कारण, बाल मजदूरी अथवा बाल श्रमिक बनने के सबसे बड़ा और मुख्य कारण गरीबी है तथा वयस्कों तथा किशोरों के लिए अच्छे कार्य करने के अवसरों की कमी है। तो जब भी बाल श्रम में जाता है बच्चा, जब उसे अच्छे कार्य करने का अवसर नहीं मिलता, या सबसे मुख्य तो वजह गरीबी ही है, ये आप सब लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फ्रोवेल की शिक्षण पद्धति स्पष्ट कीजिए। तो फ्रोवेल आपको पता है कि वो बच्चों को कहते हैं कि बच्चा एक जो है बगीचे का फूल है और शिक्षक क्या है? माली है। अब वो जैसे माली बगीचे के फूल या पौधे को सींच कर बड़ा करता है, उसी प्रकार शिक्षक जो है बच्चे को सींच कर बड़ा करता है। तो फ्रोवेल पहला शिक्षा शास्त्री है जिसकी शिक्षण पद्धति में खेल द्वारा शिक्षा देने की बात की गई। फ्रोवेल के अनुसार बालक की आत्मक्रिया खेल द्वारा विकसित होती है, यानी कि फ्रोवेल खेल विधि के जो है सबसे बड़े समर्थक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम बताइए। प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम प्लेटोनिस्ट स्कूल ऑफ द थिंक और अकादमी था, जिसे दर्शन विद्यापीठ के नाम से भी जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, प्रयोजनवाद के किन्हीं दो गुणों एवं दोषों का उल्लेख कीजिए। प्रयोजनवादी क्या कहते हैं? प्रयोजनवादी किसी निश्चित उद्देश्य को नहीं मानते। जैसे आदर्शवादी कहते हैं कि निश्चित उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है या और चीजें। प्रयोजनवादी कहते हैं जैसा मौका वैसा चौका मार दो। यानी कहने का मतलब यह है जिस चीज की नीड है उस चीज को सीखो, उस चीज को प्राप्त करो। प्रयोजनवादी केवल करने में विश्वास करते हैं, वो ज्यादा गप्पोड़े मारने में, ज्यादा आदर्शवादी बनने में विश्वास नहीं करते। तो प्रयोजनवादी के गुण क्या हुए? प्रयोजनवादी का दो गुण यहाँ पर देखते हैं जो मुख्य गुण है। प्रयोजनवाद ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रियाशीलता को विशेष प्रोत्साहन दिया है, जिससे शिक्षा में विचारों की अपेक्षा क्रिया को अधिक महत्व दिया जाता है। और दूसरा है आपका, प्रयोजनवाद ने विद्यालय को एक नया रूप प्रदान करने का प्रयास किया गया है। यहाँ मैं बता दूं आपको, प्रयोजनवाद के जो जनक थे वो जॉन डीवी थे। और क्वेश्चन नंबर इसका जो दोष भी देख लेते हैं। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है और निर्धारित उद्देश्य नहीं है। यानी जैसे कि मैंने बताया कि कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है, जैसा मौका ऐसा चौका मारने का ये बोलते हैं। और प्रयोजनवाद में सांस्कृतिक आदर्शों की अवहेलना की गई है। यानी कि आदर्शवाद और ये भगवान, मोक्ष, इतनी चीजों पर विश्वास नहीं करता था, समुचित महत्व नहीं दिया गया। यानी कि जो महत्व देना चाहिए था आदर्शों को, उन चीजों का महत्व नहीं दिया गया। ये केवल कहते हैं कि जो चीज हमें प्राप्त करनी है वो किसी भी तरीके से सीखिए, उस केवल हमें प्रैक्टिकल करके सीखना है, क्रिया द्वारा सीखना है। पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की दो मुख्य भूमिकाएं बताइए। तो सबसे पहली मुख्य भूमिका है विद्यालय में विद्यार्थी को समय समय पर संतुलित भोजन, स्वच्छता एवं प्राकृतिक वातावरण के महत्व व उपयोगिता के बारे में बताना चाहिए। दूसरी है विद्यालय पुस्तकालय में पर्यावरण शिक्षा का साहित्य प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, जिससे बच्चे उन साहित्यों को पढ़ के पर्यावरण के बारे में जान सकें। क्वेश्चन नंबर 24, बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था? तो अभी पीछे भी इसका जिक्र हुआ है। बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ महात्मा गांधी जी ने किया था। इसे नई तालीम और वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है। यानी बेसिक शिक्षा वर्धा योजना, नई तालीम, ये इसके नाम है। 1937 में इस योजना को लाया गया था। और इसमें आदर्शवाद और प्रयोजनवाद, मुख्य रूप से प्रयोजनवाद पर जोर दिया गया है। राज्य से क्या अभिप्राय है? राज्य से आशय ऐसी राजनीतिक संगठन से है जो अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा तथा सामाजिक उन्नति के लिए अस्तित्व में आता है। अब देखते हैं अगले जो क्वेश्चन है वो है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का नाम आपने काफी सुना है। मल्टीमीडिया का अर्थ देख लेते हैं पहले। मल्टीमीडिया अंग्रेजी के मल्टी तथा मीडिया शब्द से मिलकर बना है, जहां मल्टी का अर्थ होता है बहु, यानी बहुत सारी चीज, बहुत सारा या बहु, अथवा विविधता, जिसमें विविधता हो यानी अलग अलग पन हो। और मीडिया का अर्थ होता है माध्यम, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज भेजना। अर्थात मल्टीमीडिया का एक माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारी को विविध प्रकार के माध्यमों तक पहुंचाया जाता है। यानी कि जैसे आपका फोन हो गया, आपका जो है इंटरनेट हो गया, आपका फेसबुक हो गया, तो ये सब मल्टीमीडिया है, मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म से है। तो यहाँ से हम बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं विभिन्न प्रकार की और विभिन्न लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो विभिन्न तरीके की जानकारी विभिन्न साधनों द्वारा विभिन्न लोगों तक पहुंचाई जाए, ये मल्टीमीडिया कहलाया जाता है। स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का क्या मत था? प्लेटो ने महिला एवं पुरुष दोनों की शिक्षा, समान शिक्षा व्यवस्था लागू की बात की है। दोनों के लिए ही एक प्रकार की शिक्षा योजना बनाई जानी चाहिए। स्पष्ट डिक्टो उत्तर होना चाहिए। भूमंडलीयकरण को परिभाषित कीजिए। भूमंडलीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दुनिया भर में विभिन्न देशों और संस्थाओं के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और तकनीकी संबंधों में बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं? लैंगिक समानता का आशय पुरुष एवं महिलाओं के समस्त अधिकारी, जिम्मेदारियों और समान शिक्षा आदि सभी समान रूप से होने चाहिए। लैंगिक समानता स्त्री पुरुष का भेदभाव ना करते हुए उनको समस्त अधिकार होने चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। उनकी समस्त सबकी बराबर की जिम्मेदारी होनी चाहिए और समान शिक्षा के अवसर देने चाहिए लड़के और लड़कियों दोनों को। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा क्या है? स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार जन शिक्षा का आशय जन साधारण के जी को जन, मतलब जो जन साधारण है, जो जनता है, यानी जो आम लोग हैं, उन्हें जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना। तथा स्वामी जी के अनुसार शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विकास हो सके। तो ये आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न थे। अब आते हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्नों को कितनी लाइनों में लिखना है, डिक्टो कैसे बताना है। शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसके महत्व बताइए।
शिक्षा व्यक्ति को कोई अंतर्निहित क्षमता तथा उसके व्यक्तित्व को विकसित करने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया उसे समाज में एक वयस्क की भूमिका निभाने के लिए समाजीकृत करती है तथा समाज के सदस्यों एवं एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए व्यक्ति को आवश्यक ज्ञान प्रदान करती है और कौशल उपलब्ध कराती है। यानी कि शिक्षा क्या है, बालक के अंदर निहित शक्तियों को बाहर निकालकर उसे इस तरीके से बनाती है कि वो समाज में जो है, समाज में रहने वाले लोगों को अपने लिए भला कर सके, उसे जिम्मेदार व्यक्ति बनाया जा सके। शिक्षा के महत्व भी यहाँ पर लिख सकते हैं। शिक्षा हमें किसी भी चीज के बारे में ज्ञान प्रदान कराती है। यह शारीरिक, व्यक्तित्व और मानसिक शक्तियों के साथ हमारी जीवन शैली बेहतर करती है। शिक्षा के माध्यम से हम अपने भविष्य में आने वाली अच्छे या बुरे सभी परिस्थितियों का आसानी से सामना कर सकते हैं। और यहाँ पर हम शिक्षा की एक दो परिभाषा भी लिख दें तो और भी अच्छा हो जाएगा क्वेश्चन। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा क्या है? यह बालकों के विकास में किस प्रकार से सहायक है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा RTI अधिनियम 2009 में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान की गई। यहां से देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकता है अगले पेपर में पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि निःशुल्क शिक्षा के अंतर्गत कितने वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाती है? वो दी जाती है 6 से 14 वर्ष के लिए। ये कब आया था, ये कौन सा अधिनियम के द्वारा? तो अनिवार्य बाल शिक्षा RTI अधिनियम 2009 के अंतर्गत आया। यह शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में लागू किया गया। तो जो निःशुल्क शिक्षा है वो कौन से अधिकार में आती है? आपके मौलिक अधिकार में आती है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा द्वारा समस्त बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा मिलती है, जिससे उनका मानसिक विकास पूर्ण रूप से विकसित होगा तथा साथ ही साथ उन्हें शारीरिक पोषण के लिए पोषण तत्व भी मिलेंगे, जिससे उनका मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी होगा। अब फ्रोवेल के अनुसार अगला क्वेश्चन आपका, फ्रोवेल के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है? फ्रोवेल की दृष्टि से शिक्षा का मूल्य उद्देश्य बच्चों को संसार की आत्मिक एकता का ज्ञान कराना और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उनका शारीरिक एवं बौद्धिक विकास, उन्हें सामाजिक एवं नैतिक व्यवहार में प्रशिक्षण करना, उनका चारित्रिक विकास करना और उन्हें पवित्र जीवन जीने की ओर अग्रसर करना है। फ्रोवेल की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य कि सबको एकता के साथ जुड़ाना नहीं, आत्मिक एकता नहीं, आत्मा से एक हूं, न कि ऊपर के मन से एक हूं। बुनियादी शिक्षा पर प्रकाश डालिए। अब ये जिक्र इसका कई बार हो चुका, इसी पेपर में 3-4 बार आ गई है। बड़े से बड़े कंपटीशन में बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा और जो है आपकी तालीमी शिक्षा जो महात्मा गांधी की थी, ये पूछी जाती है। एक ही शिक्षा के कई सारे नाम है। बुनियादी शिक्षा का तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जिसमें बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो, जिसमें बालक शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपना समस्त विकास करे। बुनियादी शिक्षा को प्रारंभ करने वाले महात्मा गांधी जी ने इस शिक्षा को नई तालीम, पर्दा शिक्षा योजना, बेसिक शिक्षा, इस तरीके के नामों से भी पुकारा है या बताया है। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षकों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ऐसे क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं और रिपीट भी होते हैं। शिक्षक समाज में उच्च आदर्श स्थापित करने वाला व्यक्तित्व का होता है। किसी भी देश या समाज के निर्माण में शिक्षक की महत्वपूर्ण और अहम भूमिका होती है। गुरु या शिक्षक का संबंध केवल विद्यार्थी को शिक्षा देने से ही नहीं होता, बल्कि अपने विद्यार्थी को हर मोड़ पर राह दिखाने का भी होता है। शिक्षक समाज के विकास का कार्य करता है। अतः किसी समाज का विकास किया जाना है तो वहां के शिक्षक की भूमिका सर्वांगीण होती है, यानी सबसे ऊपर होती है, सबसे महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक, किसी देश को अगर बर्बाद करना है तो उसकी शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर दो, वहां के शिक्षकों को भ्रष्ट कर दो। यही जो है हमारे देश में किया गया है। हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया थी, उसे धीरे धीरे जो है भ्रष्ट कर दिया गया और आज की तारीख में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना हमें करना पड़ा है। 36 क्वेश्चन देखते हैं। औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर बताइए। देखिए औपचारिक शिक्षा क्या होती है? जो स्कूली शिक्षा है जिसमें सब कुछ फिक्स है। औपचारिक है सब चीज, लिखित में परीक्षा होंगी, लिखित में आपका एडमिशन है, लिखित में आपका सिलेबस है, लिखित में आपकी पाठ्य पुस्तक है, सब कुछ फिक्स है। वो हो गई औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा क्या होगी? कोई फिक्स नहीं, कहीं भी कभी भी किसी से भी कुछ सीख लो। मान लीजिए आप खेल के मैदान में, वहां पर आपने कोई नई चीज सीख ली। अपने पिताजी के साथ खेत पर, वहां पर कोई चीज नहीं सीख ली। आप सफर में जा रहे हैं, वहां पर कोई नई चीज सीख ली। आप कहीं भी समाज में, कहीं भी जीवन पर्यंत कहीं भी कुछ भी सीख सकते हैं, वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। और औपचारिक शिक्षा एक सिस्टमेटिक ढंग से
स्कूल या किसी संस्था में ही सिखाई जाती है। तो इसमें अंतर देखते हैं, पहला अंतर देखते हैं, औपचारिक शिक्षा का क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है या नियंत्रित एवं क्रमिक होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र सीमित अनौपचारिक, ये उल्टा लिखा हुआ है, अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र सीमित नहीं होता, औपचारिक शिक्षा का क्षेत्र सीमित होता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य सामान्य एवं आदर्शात्मक होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य वास्तविक, विशिष्ट तथा समय अनुसार होता है। और औपचारिक शिक्षा वर्तमान, अतीत एवं जीवन के लिए तैयार होती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा वर्तमान पर अधिक बल देती है, जो वर्तमान में है वो सीखना होता है। औपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम व्यापक होता है, बहुउद्देश्य तथा जीवन से संबंध होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम का उद्देश्य सीमित एवं सामाजिक वातावरण होता है। और पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपाय, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने राज्य को हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने, विद्युत वाहनों को प्रोत्साहन करने तथा विकेंद्रीकरण, कचरा प्रबंधन आदि विभिन्न उपाय किए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण आमतौर पर पेड़ों और हरियालों के संरक्षण को दर्शाता है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के निम्नलिखित उपाय हैं, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, वन्यजीव और वर्षा वन की रक्षा करें, पानी की खपत कम करें। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, समाज से आप क्या समझते हैं? शिक्षा एवं समाज के मध्य पारस्परिक संबंध बताइए। समाज एक ऐसे अधिक लोगों का समुदाय से मिलकर बना है, एक वृद्ध समूह को कहते हैं, जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। मानवीय क्रियाकलाप में आचरण, सामाजिक सुरक्षा और निर्वाह आदि की क्रियाएं शामिल होते हैं। शिक्षा एवं समाज के मध्य पारस्परिक संबंध सामाजिक व्यक्तिवाद की स्थापना करने में शिक्षा एक शक्तिशाली और प्रबल साधन है। शिक्षा सामाजिक मानदंडों के साथ ही मूल्यों के प्रति आदर विकसित करती है तथा व्यक्ति में ज्ञान और समझ की विकास करती है। देखिए, समाज हो गया, शिक्षा और समाज में अंतर हो गया, संबंध हो गया, इनके बारे में विस्तृत रूप से आप कक्षाओं में पढ़ते हैं और आगे भी आपको पढ़ाया जाएगा। मानवीय मूल्य संपूर्ण सृष्टि के लिए आवश्यक है, विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर जो है मानवीय मूल्य मनुष्य में स्वाभाविक रूप से मौजूद होते हैं, जबकि अन्य मूल्यों को सामाजिककरण की प्रक्रिया के माध्यम से मानव में विकसित किया जाता है। समाज या देश में रहने के लिए लोगों को एक दूसरे से जुड़ने में मानवीय मूल्य अत्यधिक जिम्मेदार होते हैं। एक व्यक्ति दृष्टिकोण से बुनियादी मानवीय मूल्यों को विकसित करने की आवश्यकता होती है, जो कि मानव होने के अर्थ के मूल में होते हैं। सत्य, ईमानदारी, निष्ठा, प्रेम, शांति, ये सारे क्या हैं? मानव प्रकृति के रूप में नियत है, बुनियादी मूल्य है। इस मानवीय मूल्यों का उदाहरण कहा जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की 4 विशेषताएं हमें बतानी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। नीति के द्वारा भारत सरकार शिक्षा क्षेत्र सुधार के लिए नई दिशा दी और नीति इस शिक्षा भारतीय शिक्षा नीति के कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो यहाँ पर लिखी हुई हैं नीचे। पर्याप्त छात्रावास सुविधा, विशेष रूप से कन्याओं के लिए जो है व्यवस्था की गई। क्रीड़ा यानी खेल के मैदान, सृजनात्मकता, कार्य एवं संस्कृति सुविधाओं का यहाँ पर जो है प्रावधान किया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जो कि एक अलग से भी टॉपिक है, क्वेश्चन आते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड डिग्रियों को नौकरियों से अलग किया गया है। तो ये इसकी 4 विशेषताएं थी। विशेषताएं काफी हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो, 1992 की संशोधित शिक्षा नीति हो, इन सब पर विशेष चर्चा चलती रहेगी। क्लास के साथ जुड़े रहिएगा। और हमारा जो स्पेशल बैच है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और ज्वाइन बटन को दबाइए। वहां पर 119 रुपए पर मंथ आपका खर्च होगा और उस पर मंथ को 119 रुपए को खर्च करने के बाद आपको ये क्लासें मिलती रहेंगी लगातार। नहीं तो आप जो है डायरेक्ट हमारी वीडियो तक पहुंच सकते हैं 119 रुपए पर मंथ खर्च करके, और अपनी बैक और अपने जो फेल होने के जो चांसेस हैं उन्हें कम कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।